बच्चा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट के कौन है बच्चा? इंटरमीडियरीज। सारे के सारे मीडिएटर की बात हो रही है बच्चा, कुछ नहीं आधे से ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं आपकी। ठीक है, फटाफट आएंगे बच्चा सीधा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रखा है? जितने भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करते हैं बच्चा? सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक तरीके से हमारे फाइनेंस सिस्टम को क्या करता है बच्चा? इसकी पूरा जो इंटरनल पार्ट है उसको स्मूथली तरीके से काम करवाता है। एक तरफ बच्चा क्या है? इन्वेस्टर। दूसरी तरफ क्या है? कंपनी। ये इन्वेस्टर इस कंपनी में बच्चा पैसा लगाना चाहता है, कुछ रिटर्न चाहता है, तो ये सारे के सारे काम इन दोनों के बीच में स्मूथली हो, इनके बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं वो इस चैप्टर में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला इन्होंने ये लिखा है सेबी का मेन काम क्या है। सेबी का मेन काम ये है कि हर इंटरमीडियरीज का रोल उसने डिसाइड करके रखा है कि किस इंटरमीडियरी का क्या काम है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सेबी ने बताया है, उसके फंक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कोड ऑफ कंडक्ट। इन शॉर्ट सेबी ने डिसाइड करके रखा है कि कोई भी इंटरमीडियरीज जो भी काम करना चाहता है पहले सेबी के पास आकर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, तब जाके काम करे। बिना रजिस्ट्रेशन के क्या वो काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चा सेक्शन 11 भी अगर आपको याद होगा, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था सेबी एक्ट। सेबी एक्ट में सेक्शन 11 में हमने सेबी के खतरनाक काम पढ़े थे, उसके फंक्शन, उसके ड्यूटी, उसके ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने ये लिखा है भैया वो रजिस्टर और रेगुलेट करता है इन सब की वर्किंग। पूरे नाम दे रखे हैं, स्टॉक ब्रोकर नाम तो सुना ही है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर, ये इन सब के रजिस्ट्रेशन की बात करें और इनकी वर्किंग के रूल्स रेगुलेशंस की बात करें। यहाँ पे तीन लोगों की बात कर रखा है। पहला इन्वेस्टर है बच्चा, दूसरा इश्यूअर और तीसरा कौन है बच्चा? रेगुलेटर। एक्चुअल में ये मार्केट जो इंटरमीडियरीज है ये सब लिंक बैठाते हैं किससे बच्चा? इन्वेस्टर्स तो डील करते ही करते हैं, और किससे करते हैं बच्चा? इश्यूअर मतलब हमारी कंपनी, रेगुलेटर मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज सेबी, इन सब से। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्ट बता के रखे हैं इंटरमीडियरीज के। हमने 15 जो चैप्टर अभी पढ़कर खत्म किया उसका ऑब्जेक्ट इंटरमीडियरीज का कॉपी पेस्ट रिपीट है, पेज नंबर 434 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेडिंग क्या है बच्चा? इन इंटरमीडियरीज का पर्पस क्या है, इनका काम क्या है। सुनी सुनी बातें हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं। ये हम पूरी की पूरी बच्चा 5 बातें पढ़ चुके हैं, रिपीट है, इसलिए यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ोगे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। एक एक वर्ड सेम है, वर्ड तक इन्होंने इधर से उधर नहीं किया। ठीक, चलिए पूरे पूरे इंटरमीडियरीज के नाम है, ये भी 15 चैप्टर में ये लोग नाम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जितने भी नाम हैं उनकी पूरी डिटेलिंग जो है, उनकी जनरल ऑब्लिगेशन, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके काम, वो जो आपको होमवर्क दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हेडिंग देखो क्या लिखा है? सेबी, सेबी के कौन से रेगुलेशन? इंटरमीडियरीज रेगुलेशन। ठीक है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इधर उधर की बातें, सीधा इधर आएंगे, पूरा कट कर दो, सीधा बच्चा इस बॉक्स में आएंगे। क्या ये बॉक्स दिख रहा है? इस बॉक्स में बच्चा आ जाइए। इन्होंने सबसे पहले किस वर्ड का मीनिंग बताया है बच्चा? चलिए इंटरमीडियरीज वर्ड का मीनिंग समझे। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है बच्चा? एक्ट कौन सा है हमारा, रेगुलेशन कौन सा है? सेबी रेगुलेशन इंटरमीडियरीज। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है बच्चा, सेक्शन 12 बताता है कि ये इंटरमीडियरीज कौन है। इन्होंने कहा सेक्शन 11 और 12 में बता के रखा है इंटरमीडियरीज कौन है। इसके अलावा इंटरमीडियरीज के लिस्ट में बच्चा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है। क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी समझते? म्यूचुअल फंड पढ़ा था, प्रोफेशनल टीम एएमसी, वेरी गुड। सेबी म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इंटरमीडियरीज है। बच्चा क्या कुछ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, 15 चैप्टर, पूरा मीनिंग समझा था। देन बच्चा सारे के सारे ट्रेडिंग मेंबर, ये ट्रेडिंग मेंबर्स कौन थे? जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे, वही गवर्निंग बॉडी, देन ओनरशिप वाले, फिर ट्रेडिंग मेंबर्स। इन्होंने कहा इंटरमीडिएट की लिस्ट में कौन कौन आता है। उन्होंने कहा सेक्शन 11 और 12 में तो दे रखा है, वो लोग सब आते ही आते हैं। उसके अलावा कौन आते हैं 11 12 में? ये जो पूरी लिस्ट दे रखी ना, ये सब आते हैं। इनके अलावा और कौन आता है बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्लियरिंग हाउस बोलो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई बच्चा? यहाँ उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे और नेगेटिव, मतलब कौन कौन आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। चलिए नेगेटिव भी पढ़े, कौन इंक्लूड नहीं होगा। इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में कौन नहीं आएगा? क्या बोल दिया? फॉरेन
वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आता है, लेकिन कौन सा वाला नहीं आता, फॉरेनर वाला नहीं आता, ये बात याद रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड नहीं आता, लेकिन म्यूचुअल फंड का कौन आ जाता है, एएमसी आ जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड भी तो एक ट्रस्ट कंपनी थी, ये नहीं कवर होगा, लेकिन इसकी एएमसी आ जाएगी। नेगेटिव पॉइंट ज्यादा याद करना है बच्चा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, और कौन नहीं आता, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी नहीं। बच्चे उन्होंने फॉरेन तो फॉरेन, नॉर्मल भी हटा दिया, वेंचर कैपिटल फंड भी नहीं, सॉरी फॉरेन वाला भी नहीं आएगा और नॉर्मल भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और वेंचर कैपिटल स्कीम। वेंचर कैपिटल फंड क्या था, स्टार्टअप कंपनीज में पैसा लगाता था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता था, ये सब मिलते जुलते हैं। इन सबको इंटरमीडिएट के लिस्ट से बाहर रखा गया है। क्या है बात समझ में आई? वापस 3 टाइप के फंड को अलग किया है, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और वेंचर। और वेंचर कैपिटल फंड के अलावा फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को भी अलग। तो 4 चीजें नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव। जितना भी पढ़ा है वो सब क्या है, इंटरमीडिएट। तो पॉजिटिव नेगेटिव याद रहेगा, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके बताया। ठीक, इन्होंने कहा इन सारे इंटरमीडिएट्स को फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं, सेबी के पास रजिस्टर, सेबी के पास रजिस्टर, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं। बच्चा अंदर की डिटेलिंग में नहीं जाना, सबसे पहले हेडिंग समझना। हेडिंग समझोगे क्योंकि अंदर की डिटेलिंग तुम अपने मन से लिख सकते हो। प्लीज ध्यान देना, मुझे अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे एज अ इंटरमीडिएट सेबी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करना, सबसे पहला काम क्या आता है, एप्लीकेशन देना, अप्लाई करना। हेडिंग देखो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कहाँ जा रहा है, बच्चे इंटरमीडिएट कहाँ जा रहा है, सेबी के पास। अंदर की डिटेलिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। फिर बच्चा एप्लीकेशन की प्रोसेस होगी। इन्होंने कहा भैया बस डायरेक्ट सेबी के पास मत जाओ, सेबी से पहले और भी कुछ लोग हैं। इन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी। आप कौन से वाले इंटरमीडिएट हो, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो मेरी एप्लीकेशन किससे होते हुए जाएगी, डिपॉजिटरी से। बच्चा मैं ट्रेडिंग मेंबर हूं, तो मेरी एप्लीकेशन किससे होते हुए जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज। बच्चे ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहा अदर जितने भी सारे लोग हैं। इन शॉर्ट आप डायरेक्ट सेबी के पास नहीं जा रहे हो, मतलब एक तरफ आप हो इंटरमीडिएट, दूसरी तरफ है सेबी। एप्लीकेशन सेबी के पास जाना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने बोला है कि कोई दूसरे लोग हैं, आपकी एप्लीकेशन इनके थ्रू होते हुए जाएगी। वो 3 लोग कौन है, वो 3 लोग कौन है, वो 3 लोग यही है, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी। क्या ये बात समझ में आई? वापस हम पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए इंटरमीडिएट सेबी के पास जाएगा, फॉर्म का नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन देगा, फीस देगा, लेकिन ये एप्लीकेशन डायरेक्ट जा रही है क्या, नहीं। किसके थ्रू जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू और डिपॉजिटरी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है जैसे इनके पास जाएंगे तो ये पहले अपने लेवल में डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, तब सेबी के पास जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। इन्होंने कहा एग्जामिन करेंगे अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की एलिजिबिलिटी पहले देखेगा, तब आगे सेबी को आगे फॉरवर्ड करेगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चा ये लिखा है फॉरवर्ड दी एप्लीकेशन, किसको, सेबी को। अपना रिकमेंडेशन भी देगा, क्या देगा, मेरे हिसाब से सब बढ़िया है डीपी, आप इसको आगे, है ना, आगे मेरे रिकमेंडेशन है, इसके एक्सेप्ट कर लो। बट नॉट, कितना टाइम लेगा इसके लिए बच्चा, 30 डेज। क्या ये बात समझ में आए, विद जो भी इसकी फीस होगी। पहला दूसरा समझ में आया? पहला सेबी को दो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू ये 3 लोग। दूसरा ये जो इनके पास पहले गया है, पहले ये चेक करेंगे और फिर इसको आगे सेबी के पास फॉरवर्ड करेंगे। 30 डेज का टाइम है चेक बैक करने का। 2 पॉइंट समझ में आ गए? चलिए थर्ड पॉइंट, अब सेबी के पास पहुंच गए। सेबी चाहे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, आपने 10 डॉक्यूमेंट दे, वो 2 और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जितना मांगेगा दे देना। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सेबी चाहे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। चौथा पॉइंट, मांगा है तो देना पड़ेगा। इन्होंने जबरदस्ती के पॉइंट बढ़ाए। पहला बोल दिया सेबी मांगेगा, दूसरा ऑफिस से फर्निश करिए, दे दीजिए। बच्चा एप्लीकेंट से जो मांगा गया है सीधे से सेबी को दे दे विद क्लैरिफिकेशन। 4 पॉइंट्स हो गए। पहले एप्लीकेशन दिया, किसके थ्रू जाएगा, वो 3 लोग। फिर उसके बाद जाने के बाद सेबी चाहे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। चौथा पॉइंट क्या है, दे दो यार। चलिए अब डॉक्यूमेंट आ गए सेबी के पास, वो चाहे तो वेरीफाई चेक करेगा बच्चा, कुछ नहीं। सेबी चाहे तो फिजिकली भी जाकर देख लेगा, ऑफिस में भी चला जाएगा भैया, उसको ठीक लगे तो, नहीं लगेगा तो भैया डॉक्यूमेंट में ही मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन को घूर घूर के देख रहा है। एप्लीकेशन को क्या कर रहा है बच्चा, घूर घूर कर देख रहा है। बच्चा एप्लीकेशन को देखेगा तो ये सारे मैटर्स को एक बार कंसीडर करेगा। ये सारे मैटर्स को क्या करेगा, एक बार कंसीडर कि एप्लीकेशन में ये सारी चीजें है कि नहीं। ये देखेगा कि ये जो इंटरमीडियरी है
इससे पहले पास में कभी आया तो नहीं था, मैंने रिजेक्ट तो नहीं किया था। एकदम पहली बार आया है या पास में आया था, मैंने रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट किया था तो क्यों किया था, वो एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेगा। एप्लीकेंट, अब ये एप्लीकेंट जरूरी थोड़ा ना इंसान हो, कोई आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है। इसका डायरेक्टर, इसका पार्टनर, इसका ट्रस्टी, इसका प्रिंसिपल ऑफिसर, क्या इसमें कोई केस तो नहीं चल रहा है? बच्चा सेबी आपकी एप्लीकेशन को देख रहा है, कंसीडर कर रहा है। कंसीडर करते वक्त वो एप्लीकेशन कंसीडर करते वक्त ये सारी चीजों को देखेगा। आप कोई पुराने वो बंदे तो नहीं थे जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है? आप पर या आपसे रिलेटेड लोगों पर कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है? या फिर क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टॉक एक्सचेंज तो हाँ बोल दिया था, डिपॉजिटरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्होंने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन वो भी तो अपने लेवल में वो क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, चलिए। आपको सर्टिफिकेट देना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए है कि नहीं, आपको सर्टिफिकेट देना सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट के लिए है कि नहीं, वो एक बार सारी चीजें चेक करेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का? नेक्स्ट, एप्लीकेशन चाहिए तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट होगा? चेक किया, इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगा, नहीं दिया, या फिर दिया तो गलत दिया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप फिट और प्रॉपर पर्सन नहीं हो। याद करो, अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी के कुछ अमाउंट्स है, नेटवर्थ वगैरह है, आप हो ही नहीं इतने एलिजिबल। प्रिंसिपल ऑफिसर क्वालिफाइड ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया और रीजन साफ साफ लिख कर दीजिए किस कारण से आपको किया गया। लेकिन कभी भी रिजेक्ट किया जाता है तो हमेशा क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन 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 अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अगर रिजेक्ट करने का रीजन क्या है बच्चा, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो बच्चा ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये नॉर्मल लोगों को दी जाती है जो इन्फॉर्मेशन देना भूल गए हैं, गलती से नहीं दे पाए। लेकिन जो गलत ये दे रहे हैं इनको तो अपॉर्चुनिटी भी दी नहीं जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? वापस चलते हैं, पहला काम क्या है, कौन किसको, इंटरमीडिएट सभी को दे रहा है लेकिन मीडिएटर के थ्रू देते। दूसरा, वो लोग अपने अपने लेवल में देखेंगे, प्रोसेस होगी। तीसरे में सभी चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन। चौथा, दे देना। फिर वो चाहे तो वेरिफिकेशन वगैरह कर सकता है, फिर कंसीडर करेगा, सारी चीजों को ध्यान रखेगा, और फिर रिजेक्ट कर सकता है तो एक्सेप्ट। हमने पहले पढ़ा रिजेक्ट कर दिया तो ये रीजन है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, या तो एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है, सर्टिफिकेट दे रहे मतलब एक्सेप्ट कर दिया, से भी सेटिस्फाइड हो तो भैया सर्टिफिकेट दे देगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, समझना। अभी अभी हमें लग रहा है कि कुछ बातें ठीक हो, कुछ बातें ठीक नहीं है, तो हमने आपसे फर्दर मांगा है इन्फॉर्मेशन, उसमें जेन्युइन होगा कि टाइम लग सकता है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए हमने क्या दे दिया है, रजिस्ट्रेशन। तो इस रजिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। आपके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग है प्रोसीडिंग, या तो बोर्ड में, यहाँ पे बोर्ड का मतलब सेबी से, बोर्ड का मतलब क्या है, सेबी। सेबी में आपका ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, या तो कोर्ट में या तो ट्रिब्यूनल में। इन्होंने कहा है हम अभी तो रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन क्या है, कंडीशनल। अगर आपके नेगेटिव, आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, अगर आपके फेवर में आता है तो ये ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन अभी किस नेचर का है, कंडीशनल। ये डिपेंड करेगा ऑर्डर के ऊपर, कैसा ऑर्डर आएगा। फेवरेबल है तो ठीक है, फेवरेबल नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट। कंडीशनल रजिस्ट्रेशन समझ में आया? चलिए, सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर दी अदर एक्टिविटी। ये अदर एक्टिविटी मतलब क्या, मैं एक इंटरमीडियरी हूँ, मैं कस्टोडियन, एज अ कस्टोडियन रजिस्टर्ड भी, या फिर मैं एज अ मर्चेंट बैंकर भी, मैं इंटरमीडियरी हूँ। एक इंटरमीडियरी एक से ज्यादा काम कर सकता है, हाँ, लेकिन प्लीज हर उस काम के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक सेपरेट सर्टिफिकेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, व्हेन इंटरमीडियरी ग्रांट अ सर्टिफिकेट, बच्चा उसने सर्टिफिकेट ले रखा है ऑलरेडी, लेकिन विश टू कमेंस न्यू एक्टिविटी, वो चाहता है कोई नया काम करना, तो वो एक सेपरेट सर्टिफिकेट लेगा। मतलब सेपरेट सर्टिफिकेट लेगा मतलब सेबी से फिर से पूछेगा कि सेबी मैं ऑलरेडी मर्चेंट बैंकर का काम कर रहा हूँ, अब मुझे अंडरराइटर बनना है, मुझे कस्टोडियन बनना है, मुझे सब ब्रोकर बनना है, जो बनना है बनो, सेबी से एक बार पूछो, मतलब सेबी से एक बार सर्टिफिकेट ले लो, उसके लिए भी अलग से। क्या ये बातें समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट, कंडीशन फॉर सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन जब वो ये सेपरेट सर्टिफिकेट दे रहा हो, इसी की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, सेपरेट सर्टिफिकेट देने की कंडीशन। पहले तो कंडीशन पढ़ चुके ना, दोबारा से क्यों कंडीशन बता रहा है? ये कह रहा है भैया दोबारा और नए काम कर रहे हो। इंटरमीडिएट चेंज, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, अपना स्टेटस बदल रहा है ना, या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, तो पहले अप्रूवल किससे ले ले, सेबी से। बच्चा जितनी फीस होगी पहली फुर्सत में दे दो। फिर क्या लिखा है, अब उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे वो भी फॉलो करो।
कंटिन्यूसली कंप्लाई करना, जो भी रेगुलेशन, प्रिस्क्राइब रेगुलेशन बोलना, कोड याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उसके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे उसे फुलफिल करना। बच्चा वापस, ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखना। हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट अपना स्टेटस बदलना चाहता है, सेपरेट न्यू एक्टिविटी करना चाहता है, कर सकता है हाँ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले सेबी से जाके परमिशन ले लो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, उसके बाद ये सब होगा। क्या ये बात समझ में आई? सेबी में इम्पोज क्या लिखा है, अदर कंडीशन भी अगर उसे हो तो वो भी फुलफिल करवा दी जाएगी उससे। फिर बच्चा नेक्स्ट हेडिंग दूसरी है, पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग बताओ, बस हेडिंग बताओ। मैंने एप्लीकेशन दी, शुरुआत में ही मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, सेबी एक्सेप्ट करेगा तो रिजेक्ट, तो भैया 60 डेज का टाइम है किसके पास? सेबी के पास। सेबी के पास कितने टाइम है? 60 डेज। 60 डेज के अंदर या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा, ना बोल दे तो खत्म, हाँ बोल दे तो भैया सर्टिफिकेट मिल गया, समझो शांत रह गया तो मान लिया जाएगा कि हमें अप्रूवल मिल गई है, दैट इज डीम्ड अप्रूवल। बच्चा रिक्वेस्ट है ना कंप्लीट हो जानी चाहिए द पीरियड ऑफ 60 डेज, जब भी फर्स्ट टाइम इसको रिक्वेस्ट आई थी। सेबी नॉट कम्युनिकेट, इंटरमीडिएट को 60 दिन के अंदर नहीं बताया, दैट मीन्स उसको ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बच्चा, सेबी ने या तो क्या किया, आपके सर्टिफिकेट को रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, या तो सर्टिफिकेट की एक्सपायरी होती है, रिन्यू करना है, ये सब रिन्यू वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब कह रही कि भैया सर्टिफिकेट एक्सपायर कर दिया आपका, या तो रिजेक्ट कर दिया। इन शॉर्ट यहाँ पे रिजेक्ट करने की बात हो रही है, आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट है, हेडिंग समझ में आई? वापस सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो अब उसके क्या इफेक्ट होंगे? मैं इंटरमीडिएट का काम कर रही थी, अचानक से सभी मेरे सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देता है, मैं कुछ गलत काम करूंगी। पहला क्या होगा बच्चा? तुरंत, फॉरविथ मतलब इमीडिएट, मुझे क्या करना है, इंटरमीडिएट का काम छोड़ना पड़ेगा ना, सीज टू एक्ट। अब मैं इंटरमीडिएट का काम नहीं कर सकती, वापस वापस वापस, सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, पहला क्या होगा? काम नहीं कर सकती। दूसरा, अपने सारे काम बीच में जो लटके होंगे दूसरे इंटरमीडिएट को ट्रांसफर कर दो। तीसरा, जो भी प्रोविजन होंगे लाइबिलिटी के वो सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब मुझे चुकाने पड़ेंगे ना जो भी होगा। और फाइनली अदर एक्शन जो भी सेबी को ठीक लगे। चार बातें, अगर मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है, पहला तुरंत इंटरमीडिएट का काम छोड़ूंगी, दूसरा अपने काम को किसी और को दूंगी, तीसरा लाइबिलिटी जो भी बनती है कंप्लाई करूंगी, चौथा सेबी को जो लगे वो वैसा डायरेक्शन देगा। फाइनली ये सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए होता है? परमानेंट। ये सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए होता है? परमानेंट। अनलेस ये परमानेंट तब नहीं होगा अगर इंटरमीडिएट ने खुद से सरेंडर कर दिया, खुद से कह रहा है मुझे अब ये काम नहीं करना है, तो सर्टिफिकेट सरेंडर कर दे। या फिर बच्चा सस्पेंड और कैंसिल कर दिया, रूल्स रेगुलेशन से भी नहीं कर दिया, जैसे कि ऊपर इस वाले पॉइंट में क्या था, वापस वापस वापस, एक बार सर्टिफिकेट लेते बार बार नहीं लेते, मिल गया परमानेंट है। कब 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 ये परमानेंट नहीं रहेगा? जब खुद छोड़ दे रहे हो, या तो सस्पेंड या कैंसिल, आरबीआई सॉरी सेबी नहीं करवा दिया एज पर रूल्स रेगुलेशन। बात समझ में आ गई? यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, ठीक है, और आगे हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चा? चलो आज की सभा यहाँ पे समाप्त।